अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं जो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअली जो क्लिप्स हैं ये हैं लास्ट संडे की। और अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं एडिटिंग के मामले में कितनी लेज़ी हूँ। यकीन माने मैं कुकिंग करते हुए इतने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट मुझे उन्हें एडिट करने में इतनी सुस्ती होती है कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज लो हो जाती है। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉइस ओवर में होती है, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए अ, सन्नाटा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप लोगों को बहुत शोर आता होगा मेरे वीडियोस में, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर आता है मेरे घर में, और घर का कोई एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं सुकून के साथ अपनी वॉइस ओवर कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि आपको या तो अपार्टमेंट के अंदर के लोगों की आवाज़ें आएंगी, या फिर आपको बाहर का ट्रैफिक का शोर सुनाई देगा। और फिर यही होता है कि फिर कभी हॉर्न की आवाज़ आ जाती है, कभी कोई सब्ज़ी वाला लाउड स्पीकर पर अपनी सब्जियां बेचना शुरू कर देता है, तो मुझे ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स अपने उसमें से बार बार डिलीट करनी पड़ती हैं। और फिर जब मैं बात करने बैठूं और फिर ये इस तरह के ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, तो वो एक जो फ्लो होता है बात करने का, वो टूट जाता है, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। तो जनाब, संडे मॉर्निंग थी। वैसे तो हलवा हलवा पूड़ी खाने का मूड था, वो भी स्पेशली धमतल की हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। बट बच्चों का कोई ख़ास मूड नहीं था, तो फिर घर में ही नाश्ता तैयार कर लिया था। बेटे के लिए मैंने पराठे बना लिए थे, अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी, और साथ ही मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया था। हस्बैंड और बेटी उस वक्त तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और फिर यही हुआ था कि मेरा ऑमलेट ठंडा होना शुरू हो गया था। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्रीम चीज़ दे दीजिए नाश्ते में, तो फिर मैंने बेटी को रस्क के ऊपर क्रीम चीज़ लगा दी थी, और हस्बैंड ब्रेड के साथ खाते हैं, तो उनके लिए भी 2 सैंडविच बना दिए थे क्रीम चीज़ के। और जब तक सबका नाश्ता तैयार हुआ था, चाय बन चुकी थी, लेकिन मेरा अंडा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। क्योंकि आजकल कराची का मौसम वाक़ई बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। आप लोग सर्दियों को एन्जॉय कर रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। मुझे याद है हम लोग बचपन से हमेशा अम्मी एक ही तरह का नाश्ता देती थी। मतलब वीकेंड पे बाहर से कुछ आ जाया करता था, बट 6 डेज़ अ वीक हमें सिंपल अंडा रोटी ही मिला करता था। अंडा रोटी और चाय। बट आजकल सबका मूड इतना ज़्यादा चेंज होता रहता है कि अगर 2 दिन आपने सेम नाश्ता दे दिया, तो तीसरे दिन कोई करने को तैयार नहीं होता। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कामों में लग गई थी, और हस्बैंड ग्रोसरी के लिए चले गए थे। ग्रोसरी से वापसी पर हस्बैंड लेकर आ गए थे ढोकला। ये इंडियन स्ट्रीट फूड है, बहुत मज़े का होता है। हस्बैंड ने जब मुझे बताया था कि वो लेकर आ रहे हैं, तब मैंने उनसे कहा था अगर हो सके तो थोड़ी बहुत क्लिप बना लीजिएगा, ताकि मैं शॉप का कुछ आउटलुक दिखा सकूं। ये धमतल स्वीट्स के पास कराची में शॉप है। और अब ढोकला एक्चुअली बहुत सारी शॉप्स पर मिल जाता है, बट मुझे पर्सनली इस शॉप का बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और शॉप से भी हस्बैंड लेकर आते हैं, बट वो बहुत ड्राई होता है, और ये इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी है। इसके ऊपर स्पेशली वो जो तड़का डाल के, आई थिंक उसमें शुगर होता है और पानी होता है, तो ये थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर का है। और इसके साथ ये लोग देते हैं कढ़ी। ये इनकी गुजराती कढ़ी है, और ये भी थोड़ी मीठी होती है। ये हमारी जो रेगुलर कढ़ी हम पाकिस्तानीज बनाते हैं, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इसका टेक्सचर आपको कुछ कुछ वैसा लगेगा कढ़ी का, बट ये बहुत मीठा सा एक सॉस टाइप का है। और मुझे पर्सनली इस शॉप के ये ढोकले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बट ये बहुत कम ही मिल पाते हैं, क्योंकि ये सुबह 11 से आई थिंक 1 बजे तक होते हैं, और इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही इनकी डिश स्टीम हो होकर निकल रही होती है गर्मा गर्म, उसी वक्त इनकी पूरी डिश सेल हो जाती है। तो बस 1 डेढ़ घंटे ही ये अवेलेबल होते हैं, और इसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। और ये दिन में 11 बजे के टाइम पर ही सबसे बेस्ट टाइम है कि आप उस वक्त जाएंगे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये आपको मिल जाए।
हस्बैंड जैसे ही लेकर आए थे, मैंने गरमा-गरम ढोकला और उसकी कढ़ी निकाल दी थी और सबको सर्व कर दी थी और सबको देने से पहले-पहले ही मैंने अपने लिए एक पीस अलग निकाल लिया था और मुझे नहीं मालूम इंडिया में इसे किस तरह से खाया जाता है। बट या तो आप इसे डिप कर कर खा लें कढ़ी के अंदर। बस आज आप लोगों के सामने थोड़ी-सी तमीज़ दिखाने के लिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था, उसके ऊपर थोड़ी-सी कढ़ी डाली है और मैं इसे स्पून से एन्जॉय कर रही थी और देख लीजिए कितना सॉफ्ट ढोकला है ये। इसके अलावा अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ फाफड़ा भी शेयर करूँगी, बनाकर नहीं दिखाऊँगी कि मैं कहाँ से लेती हूँ। अगर हस्बैंड उस तरफ गए और वो लेकर आए तो मैं ज़रूर उनसे कहूँगी कि कुछ क्लिप्स शॉप की भी बना लें। वैसे वो हस्बैंड भी मुझे यही कह रहे थे कि तुमने मुझे आजकल किस काम पर लगाया हुआ है। इस सेम शॉप पर फाफड़े नहीं मिलते हैं, फाफड़े किसी और जगह से लेने होते हैं। तो फाफड़ों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी हरी मिर्चों की चटनी मिलती है, बहुत चटपटी होती है, खट्टी होती है। अगर वो भी कभी लेकर आए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपना गरमा-गरम ढोकले का पीस फिनिश कर लिया था और अब मैं दोबारा कुकिंग की तरफ चली गई थी। कुकिंग में आज कुछ ख़ास या स्पेशल बनाने का मूड नहीं था। घर में हरा लहसुन पड़ा हुआ था। आप लोग जानते हैं कि हरे लहसुन का सीज़न है और अक्सर मेरे घर में हरा लहसुन आता रहता है। अब तो मैंने वीडियो में उसकी सफाई और कटिंग वग़ैरह दिखानी छोड़ दी है क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में यही दिखा रही थी कि मैं हर वक़्त हरा लहसुन ही छील रही हूँ और उसकी चॉपिंग कर रही हूँ। मैं एक दफ़ा हरा लहसुन लेने के बाद उसे सफाई करके उसके बिल्कुल फाइन चॉप कर लेती हूँ और उसे किचन टॉवल में रैप कर कर किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद कर कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब भी किसी भी रेसिपी में यूज़ करना हो तो कन्वीनियंट हो जाता है कि बस निकाला और आपने उसे डाल दिया। आज मैं बना रही थी सिंपल सी सादी खिचड़ी हरे लहसुन के साथ। तो मैंने ले लिया था तकरीबन 1.5 कप चावल और इसके अंदर मैंने 1 कप खिचड़ी वाली दाल ले ली थी, मूँग की जो छिलके वाली दाल होती है। और जब मैं ये बना रही थी तो उस दिन मुझे मेरी सास बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो इक्वल रेशो रखवाती थी दाल और चावल का जब भी बनवाती थी या फिर दाल का रेशो वो अपने लिए ज़्यादा रखवाती थी। कुछ देर के लिए मैंने दोनों चीज़ों को भिगो कर रख दिया था और इसके बाद मैंने इसे कुक होने के लिए चढ़ा दिया था। पानी मुझे थोड़ा कम ही रखना पड़ा था क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था मेरे ट्राइपॉड की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से मैंने अपना डीप पैन में कुकिंग नहीं की है और मैंने कढ़ाई ली हुई थी और इसमें ज़्यादा पानी की गुंजाइश नहीं थी, वो उबल के बाहर आ जाता। इस वजह से मैंने पहले थोड़ा कम ही पानी इसके अंदर डाला था और इसके बाद जब उसे अच्छी तरह से वो पानी ड्राई होने लगा था तो मैंने दोबारा इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दिया था और इस तरह मैंने इसे कुक किया था। तो सबसे पहले मैंने दाल और चावलों को नमक के साथ और पानी के साथ बॉयल होने के लिए रख दिया था। ऊपर जो थोड़ी बहुत झाग आई थी वो मैंने हटा दी थी। ना भी हटाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जैसे ही उस पे बॉयल आने लगा था तो मैंने इसे कवर कर कर और लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था और जितना लो फ्लेम के ऊपर आप इसे ज़्यादा देर तक कुक करते हैं उतनी ही मज़ेदार खिचड़ी तैयार होती है, उतनी ही सॉफ्ट ग्रेन्स हो जाते हैं, दाल के भी और चावल के भी। खिचड़ी को मैंने इतनी देर कुक कर लिया था स्लो फ्लेम के ऊपर कि बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लिया और कवर कर कर दोबारा मैंने इसे दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि मैं अब इसके लिए बना रही थी अ, हरे लहसुन का तड़का या बघार। कुछ लोग इसके अंदर ब्राउन प्याज भी ऐड करते हैं। आई मीन पहले मैंने घी ले लिया है पैन के अंदर, ठीक-ठाक घी इसके अंदर जाएगा और देसी घी होगा तो और मज़ा आ जाएगा। तो घी जब मेल्ट हो गया था, मैंने इसके अंदर सिर्फ़ हरा लहसुन चॉप्ड किया हुआ ऐड किया है, तकरीबन पाव लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बट कुछ लोग इसमें फ्लेवर्स डालने के लिए प्याज भी ऐड करते हैं, तो पहले जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए, आप इसके अंदर स्लाइस कर कर प्याज डाल दीजिए और जब उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तब आप इसके अंदर हरा लहसुन ऐड कर दीजिए और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पका लें ताकि लहसुन का भी बहुत अच्छा अरोमा निकलने लगेगा। फिर आप ये गरमा-गरम बघार खिचड़ी के ऊपर डाल दीजिए, बहुत मज़े की खुशबू आती है लहसुन की खिचड़ी में। मैंने इसमें किसी किस्म के कोई स्पाइस कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि बचपन से ही बच्चों को दादी के लिए जिस तरह से बना करती थी, तो बच्चों को उसी तरह से खाने की आदत हो गई है। तो बहुत सिंपल है, ईज़ी कुकिंग है, मैं भी खुश हो जाती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बेटी बहुत शौक से इस तरह की जितनी भी हमारी देसी या ट्रेडिशनल मेमनी डिशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाती है।
हरे लहसुन के साथ मैंने सर्व किया था दही, मैंने इसे दही के साथ ही खाया था और हस्बैंड और बेटी ने एक दिन पहले मैंने आप लोगों को आई थिंक कीमे की रेसिपी दिखाई थी अपनी, मैंने कीमा तैयार किया था तो वो थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर बचा हुआ था, तो बेटी ने और हस्बैंड ने इसे कीमे के साथ एन्जॉय किया था। जैसे ही बहुत अच्छी तरह से तड़का गर्म हो गया और लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, तो मैंने खिचड़ी के ऊपर सारा तड़का डाल दिया था और इसे हल्का-सा बस स्टिर किया है, पूरा अच्छी तरह से भी मिक्स नहीं किया और इसे दोबारा से कवर कर कर दम की आँच पर कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि जितना भी लहसुन का अरोमा है, वो खिचड़ी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद आप लिड हटाएँ और खिचड़ी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इस ठंडे ठार मौसम में गरमा-गरम लहसुन वाली खिचड़ी एंजॉय करें। ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होते ही हम लोगों ने लंच कर लिया था क्योंकि बेटे का भी लास्ट पे एग्ज़ाम था तो उसे यूनिवर्सिटी जाना था, तो जल्द ही फ़ारिग हो गए थे। और ये मैंने प्लेट में निकाल कर थोड़ा उसकी क्लिप-श्लिप ले लिए हैं क्योंकि थंबनेल पर भी तो पिक्चर लगानी है। खिचड़ी जब तैयार हो रही थी तो तभी साथ में मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया था। 2 लीटर तकरीबन दूध था और मैंने इसे लो फ्लेम के ऊपर बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 7 से 8 आई थिंक वॉश कर कर छुहारे शामिल कर दिए थे और बस इसे लो फ्लेम के ऊपर ही कुक होने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक ये रिड्यूस होकर आई थिंक सवा लीटर रह गया था। सर्दियों में ये काढ़ा हुआ दूध बहुत मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और छुहारे की वजह से भी और दूध जब इतना ज़्यादा कुक होता है, तब भी उसके अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस बढ़ जाती है। तो बस इसी तरह से इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के लिए रख दी। सर्दियों की शाम में इस गरमा-गरम दूध को पीने का मज़ा ही कुछ और होता है और इसके ऊपर आप मलाई ज़रूर ऐड कीजिएगा। या तो बस मैं वक़्फ़े-वक़्फ़े से इसके ऊपर से जो बलाई बनती जा रही थी, वो मैं साइड पे करती जा रही थी और इसी तरह स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे कुक होने के लिए रख दिया था। फिर जब शाम की चाय का वक़्त हुआ और बेटा भी आ चुका था, तब मैंने चाय में आज यही वाला दूध ऐड कर दिया था, जो मैंने इतना एवोपरेट करके रखा हुआ था। तो यकीन मानिए चाय का मज़ा भी दुबाला हो गया था। चाय का कलर भी बहुत अच्छा हो गया था और उस दिन मुझे चाय में स्वीटनेस थोड़ी-सी ज़्यादा लगी थी क्योंकि मैंने अपनी रेगुलर चाय के हिसाब से इसके अंदर ऑलरेडी चीनी ऐड कर दी थी और जब मैंने दूध ऐड किया तो दूध में ऑलरेडी रिचनेस और स्वीटनेस इतनी बढ़ चुकी होती है। तो जब भी आप इस तरह का दूध कभी भी ऐड करें तो प्लीज़ चीनी का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा, या तो बाद में चीनी ऐड कीजिएगा या फिर पहले ही थोड़ा-सा हौले हाथ के साथ चीनी ऐड करें। गरमा-गरम चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आप लोग ज़्यादा शौक से चाय पीते हैं या कॉफ़ी? ज़रूर मुझे बताइएगा। चाय के साथ ही बेटा ले आया था समोसे और रोल्स वग़ैरह गरमा-गरम तैयार हो रहे थे, तो उसने ले लिए थे और वो ले आया था, तो मैंने चाय के साथ ऐसे वो भी सर्व कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बेटे के पेपर्स फिनिश हो गए थे। इन समोसों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी मिलती है तो और 2 चीज़ें साथ मिलती हैं हमेशा। एक तो आलू की तरकारी होती है जो कचौरियों के साथ मिला करती है, तो वो भी हमेशा वो आलू के समोसों के साथ भी देते हैं और साथ ही हरी चटनी भी मिलती है। हरी चटनी बहुत ही ऑसम है, बहुत खट्टी और बहुत ज़्यादा इसमें लहसुन का फ्लेवर आ रहा होता है। तो बस शाम हमारी इसी तरह से निकल गई थी। थोड़ा-सा चाय के कप के साथ गपशप वगैरह की हम लोगों ने बैठकर और शाम का वक़्त हो गया था। दूध का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और रात में जब मैंने दोबारा गरम कर कर इसे सर्व किया था, तो उसकी क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, सो सॉरी। दूध को गरम करके मग में निकालें और अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें थोड़ी-सी शुगर ऐड करें और ऊपर थोड़ी मलाई ऐड करें, एक-एक छुआरा ऐड करें और सर्व करें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।